आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर होके लोगों को ये कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और इसके अगेंस्ट है। जी बिल्कुल। या आप मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट बताना चाहेंगे कि इस तरीके से आप एक फेक इन्फ्लुएंसर को पहचान सकते हैं। मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको, मान लीजिए XYZ कंपनी है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या देखेंगे? तो मेरे तरीके पे ही आ जाओ, 20 साल बाद करोड़पति बन जाओ। तो आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको एक बहुत अच्छा सोर्स समझते हैं एक्स्ट्रा इनकम का। तो आज मेरे साथ प्रांजल कामरा जी है, प्रांजल भाई है मेरे साथ। प्रांजल भाई, आज आपके साथ मिलके हम जो मिथ्स चल रहे हैं मार्केट में इससे रिलेटेड, उनको डिबंक करेंगे। और मैं चाहूंगा ऑनेस्ट ओपिनियन दे। प्रांजल भाई काफी सालों से आपको कोर फाइनेंस की नॉलेज दे रहे हैं, तो हमने सोचा आपको चैनल पे लाए और मार्केट में जो फेक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं या जो फेक चीजें चल रही है उन पे भी हम बात करें, और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से कोई अब एक बिगिनर शुरुआत कैसे कर सकता है उससे भी बात करें। बहुत बहुत बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर बीइंग हियर और मैं होपफुली वैल्यू ऐड कर पाऊंगा आपकी ऑडियंस के लिए। मैं पॉडकास्ट में एक तो गेस्ट बन के पहले ही नर्वस हो जाता हूँ कि समझ में नहीं आता कि दूसरे की ऑडियंस को वैल्यू कैसे देनी है। मेरी ऑडियंस मुझे पता रहती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि अपने ओपिनियंस रख सकूं। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन ऑनेस्टली जो मैं बिलीव करता हूं वो मैं रख सकूं। कुछ मिथ डेफिनेटली हम आज हटाएंगे और कुछ नए मिथ्स बनाएंगे। तो प्रांजल भाई, सबसे पहले कैसे हैं आप? मतलब सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ जी, अभी 5-6 महीने पहले शादी हुई मेरी, अरे वाह! तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं बोलता रहता हूँ अपनी वाइफ को कि पता होता इतना अच्छा होता तो पहले कर लेते अपन। हम 15 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी अच्छा, किए नहीं, काम क्या काम बात। में, लेकिन सब बहुत अच्छा है। कभी भी रात को उठो तो वीडियो गेम खेलने के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है। सो इट्स बहुत बढ़िया। नाइस। पिछले 5-6 महीने बहुत अच्छे रहे। आप कैसे हैं? आपकी बढ़िया ऑडियंस को बढ़िया। बताइए। मुझे मेरी शादी हुए हुए 1.5 साल हो गए, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। अच्छा हूँ। ओके। अभी मेरा एक छोटा सा बेटा है, तो पूरी दिन रात उसके साथ निकल वाह। जाता है मेरा। चलिए शुरू करते हैं। जिस मकसद से हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है, बहुत सारे फेक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। 2 दिन में पैसा कमाओ, 25 दिन में ट्रेडिंग सीखो, सिग्नल्स मिल जाते हैं, प्रॉफिट होता चला जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत सिंपल सा है। मुझे लगता है कि अगर इतनी सिंपल चीजों में भी लोग फंस रहे हैं तो मतलब ये लोगों का लालच है। क्योंकि पहला सवाल ये आता है ना, अगर मैं भी कंटेंट बनाने लग जाऊं कि साल भर में 1 लाख से 1 करोड़ कर लो, तो तुरंत आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि फिर तू यूट्यूब पे क्यों बैठा है, फिर जाके कमा लेना। तो कोई भी अगर आपको हर हफ्ते, हर महीने, या मैं कहूंगा 2-4 सालों में भी बहुत अमीर बना सकता है, 1000 रुपए से, लाख रुपए से, तो उसको तो किसी से पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब से पैसा सही कमाने की बात। जरूरत ही नहीं सही है। मैं क्योंकि कह रहा हूं कि मेरे वाले तरीके से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, अगर आप एक मॉडरेट सैलरी वाले हैं, अगर आपको पुश्तैनी जायदाद बहुत ज्यादा नहीं मिली है, आप खुद अपने दम पे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरे तरीके से आपको 15-20 साल लगने हैं। इसीलिए मेरा काम करना और लोगों से उनको वैल्यू देके पैसे लेना जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कोई हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने मार्केट से पैसा कमा सकता है, वो 100 रुपए से शुरू करे और कुछ सालों में वो मुकेश अंबानी से आगे निकल जाए। तो जो भी ऐसा कर रहा है वो तो गड़बड़ है ही। गड़बड़ है। लेकिन ये भी है ना कि लोगों का लालच भी, जैसा आपने बताया, बहुत है, और तभी इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स तेजी से आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कुछ ऐसे तरीके जिससे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि वो फेक कर रहा है, या फिर उसको कैसे पहचाना जाए, क्योंकि जल्दी पैसा सबको कमाना है, ये एक कमजोरी है लोगों की, ये हम कह सकते हैं। जी। तो कैसे जी। बचा जा सकता है? जी, देखिए, अगर आप रोज छोले भटूरे खाएंगे तो हार्ट तो ब्लॉक होगा। तो ये वैसे ही वाली बात है कि अगर आप जल्दी पैसा कमाने जाएंगे तो आप हो सकता है स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स से बच जाएं, कोई रियल एस्टेट वाला आपको चूना लगा देगा, वहां बच जाए कोई ज्वेलरी वाला, कोई बिजनेस वाला, कोई बैंक वाला, कोई ना कोई, बिकॉज आप वल्नरेबल होके जा रहे हो। तो अगर आप वल्नरेबल होने जा रहे हो तो स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज बाकी दुनिया का मिरर ही है, ये कोई दुनिया से ज्यादा खराब या ज्यादा अच्छा नहीं। तो आप मार्केट में आओगे तो यहां लुट जाओगे, कहीं और जाओगे तो वहां लुट जाओगे। तो पहली चीज तो हमारा माइंडसेट, हमें यह समझना होगा कि अगर रातों रात अमीर हुआ जा सकता स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो से, गैम्बलिंग से, किसी भी तरीके से, तो मुकेश अंबानी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते। वो दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से सिर्फ वो नहीं, रतन टाटा ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, आप इलॉन मस्क ले लीजिए, लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सालों साल लॉन्ग टर्म प्लान। हम अमेजोन के जेफ बेजोस को सुनते हैं, क्यों कहते हैं मैं तो पहले दिन से 20 साल आगे की सोच रहा, तो उनका तो प्लान ही था 20 साल बाद। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल में शुरू की, तब जाके 60 साल में वो अमीर, तो उन्हें भी 50 साल लग गए। तो जब दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स को मिनिमम 15-20 साल लगते हैं, लेकिन आप सोचते हो नहीं। मैं, और इस पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा लोगों को, मैं समझता हूं, मैं भी स्टूडेंट था, हम सब में से ज्यादातर लोग पढ़ाई, एजुकेशन लोन लेके करते हैं, परिवार को बहुत उम्मीदें होती हैं, हमें लगता है कि हम कैसे भी करके हमारी परिवार की मदद कर सकें। तो इंटेंशन गलत नहीं है, लोग बुरे नहीं, लेकिन जब हम वल्नरेबल हैं तो हमारी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने बहुत लोग आएंगे। तो देखो, हमें फंडामेंटली ये समझना है कि स्टॉक मार्केट एक निवेश करने का तरीका है, और निवेश आप क्या करोगे? जो आप बचाओगे। आप क्या बचाओगे? जो आप कमाओगे। कमाओगे कैसे? मेहनत से, शॉर्टकट से। तो ये क्रोनोलॉजी सही होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही, सही है। लेकिन
एक चीज आप नोट करेंगे, मतलब मैंने रिसेंट में मैं आपको बताता हूँ अगर आप अवेयर नहीं है, कलर ट्रेडिंग नाम से एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता है। लोग आज की डेट में, मैं आपको बताऊं कि कलर ट्रेडिंग, जो कि ट्रेडिंग से ना तो रिलेटेड है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कुछ फेक लोग एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जहाँ पे साइबर पुलिस जो हरियाणा की है उन्होंने इस पे कदम भी उठाया। जो लोग ऐसे एजेंट्स वगैरह कर रहे हैं उनको जेल वगैरह भी हुई है। तो मैंने ये देखा कि लोगों को ठगना आजकल बहुत ईजी हो रहा है। आपको सिर्फ एक मोटिवेशनल सॉन्ग लगाना है, अपना कुछ पीएनएल लगाना है कि उसको प्रॉफिट हो गया, और लोगों को कह दो कि आप भी इन्वेस्ट कर लो। तो लोग क्या इतने कम लॉजिकल हो गए हैं कि भाई वो किसी का भी बात में आ रहे हैं? या आप मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट बताना चाहेंगे कि इस तरीके से आप एक फेक इन्फ्लुएंसर को पहचान सकते हैं कि जी, ये ठीक तरीके वो करता है, मतलब उसके कुछ ठीक ट्रेड्स है, वो जो करता है? ठीक है। तो पहला तो ये होगा कि वो खुद को बहुत ज्यादा अमीर दिखाएगा, तो लग्जरी गाड़ियों के बैकग्राउंड होंगे, दुबई, सिंगापुर, अमेरिका की बिल्डिंग्स होंगी, महंगे महंगे सूट होंगे। वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहेगा। वो दिखने में मुकेश अंबानी, रतन टाटा से भी बहुत अमीर दिखेगा। लेकिन जो सच में अमीर लोग होते हैं, आप बिल गेट्स को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स ले नहीं, लीजिए, मार्क जकरबर्ग ले लीजिए, उनको जरूरत नहीं है वेल्थ फ्लॉन्ट सही करने। तो सही। जब भी कोई अपनी वेल्थ बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है, और खास करके एट ए यंग एज, तो बहुत बड़ा रेड साइन है कि उसकी प्रायोरिटीज गलत है। वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए ही कर रहा है, तो बहुत बड़ा रेड साइन। और खास करके जब कोई फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वाला ऐसा करता है ना, तो मैं ये बेट कर सकता हूँ कि, क्योंकि कई बार ना कि कोई और फील्ड वाला ऐसा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन कर रहा है, कोई आर्टिस्ट कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि शो बिजनेस है। आर्टिस्ट शो बिजनेस है और वो ऐसी फील्ड है जहां सच में एकदम से बहुत बड़ी सक्सेस एट ए यंग एज भी मिल सकती, तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब कोई फाइनेंस वाला ऐसा करता है, तो मुझे ये एक रेड फ्लैग है कि ये फाइनेंस नहीं समझता। क्योंकि जो फाइनेंस समझता है वो ये जानता है कि कैश को कहां इन्वेस्ट कर और कहां इन्वेस्ट नहीं कर। बाकी लोगों से मैं ये उम्मीद नहीं करता, वो कैपिटल मिस एलोकेशन कर सकते हैं, उनको नहीं समझे, वो इस फील्ड के नहीं। लेकिन एक फाइनेंस वाला महंगी गाड़ियों पे और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ पैसे खर्च करे एट ए यंग एज, जब उसे पता है कि सारी जिंदगी उस पैसे से, एक मर्सिडीज के पैसे से 20 साल बाद 4 खरीद पाए, तो मैं नहीं समझ पाता। तो इससे मुझे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये फाइनेंस वाला बंदा है ही नहीं, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। सो दैट्स वन। सेकंड है, अगर हर वो चीज जिस स्टार्टअप की रिसेंटली फंडिंग हुई है फाइनेंस में, और हर ऐसे इनोवेशन या ऐसे हर ट्रेंड या नए प्रोडक्ट को वो बंदा बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और ये आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेक कर सकते हैं। तो ये मेन मैं देख समझ पा रहा हूँ कि जो लोग दिखावा बहुत कर रहे हैं कि मैंने बड़ी बिल्कुल। गाड़ी खरीदी और ये खरीदा वो खरीदा, उनसे जी तो बच के रहे। जो शॉर्टकट में जी पैसा कमाना सिखा रहे हैं 1000 का 3000, उनसे बच के रहे। और ये जी, सेम ट्रेड्स मैं आपको बताता हूँ जो हमने स्कैम पकड़वाया रिसेंटली, उसमें भी यही था। कुछ बच्चे बिल्कुल 20 साल के, मैंने बाइक ली है, मैंने गाड़ी ली, मैंने 1000 का 3000 किया, सेम चीजें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो जो मेरा दोस्त देख रहा है, जल्दबाजी में ना करे, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। प्रांजल जी आप बताइए। जी, बनाया जा सकता है, लेकिन अगेन गारंटी कोई नहीं है। ये है कि हम इतने अपने, हमको हमारे माँ बाप को इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितने अच्छे समय उन्होंने हमको पैदा किया है। जो समय अमेरिका का 50-60s था, जापान का 70s-80s था, वो भारत का 2010 के बाद से शुरू हुआ है। शायद अगले 10 साल 15 साल चले। तो हम सब उस समय है जब भारत एक डेवलपिंग से डेवलप्ड देश की ओर जा रहा है। ये हर देश का 30 साल का ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो उस पीरियड के हम लोग हैं जब हम इस पीरियड का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप पीछे मुड़ के भी देखो, तो पिछले 40 सालों में सेंसेक्स ने रफली ऑन एन एवरेज 13-14% CAGR का रिटर्न दिया है। यानी ये एक ऐसा मार्केट है जो हर साल 13-14% तो अपने आप बढ़ता है ऑन एन एवरेज। यानी अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो, आपको कुछ नहीं आता, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा लेते हो, तो आपका पैसा 13-14% बढ़ना चाहिए। अब आप मेरे कहने पे मत जाइए, किसी के कहने पे मत जाइए, आप ये देख लीजिए, दुनिया भर के SIP कैलकुलेटर्स गूगल में अवेलेबल है, हमारा है, किसी का भी है, सब फ्री है। आप ये देख लीजिए, आज कोई भी यंगस्टर 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, ये मुझे पता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल आप 2000 रुपए ले लीजिए, आप ये देख लीजिए, आपकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आप हर साल 2000 रुपए को 10% से बढ़ाओगे। अगले साल आप 2200 करोगे, उसके बाद 2400, और आज आप 25 साल के हो, आप 25 साल के लिए ये उस कैलकुलेटर में डाल दीजिए, मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 12% की ग्रोथ अज्यूम करिए, 10% का ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अज्यूम करिए, स्टेप अप हर साल, और आप 25 साल बाद देख लीजिए अमाउंट क्या होगा, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए, और फिर मेरे बोलने पे, आपके बोलने पे नहीं, आप देख लीजिए कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बोरिंग है, और बहुत बोरिंग है इसलिए हम कर नहीं पाते। लेकिन बहुत बोरिंग है इसलिए तो कंपटीशन कम है। तो जो जेफ बेजोस कहते हैं ना, इन द लॉन्ग, अगर आप बहुत दूर का सोचो तो आप कंपटीशन एलिमिनेट कर दो। अगर आप आज ये सोचो कि मेरे को 20 साल बाद अमीर होना है, और जब जैसे ही मैं ये कहता हूं ना 20 साल बाद अमीर होना है, तो बहुत यंगस्टर्स ये बोलते हैं उस उम्र में अमीर होके क्या करें। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 500 रुपए का आप SIP करो, आप 25-30 साल तक करते हो तो आपका एक अच्छा अमाउंट बनता है। मुझे ज्यादातर कमेंट आए प्रांजल भाई कि 50 साल तक 40 साल तक कौन जिएगा, करेंगे क्या हम इतने पैसे। हाँ, तो
उनको वेट नहीं पलट के कर मैं सकते लोग। बिल्कुल उनको पलट के मैं एक सिंपल चीज कहना चाहता हूं कि एक तरीका तो वो है जो आप अभी कर रहे हो, जो आप लोग करते रहते हो, जुआ खेला, ये किया, जो पिछली 3 जनरेशन स्टॉक मार्केट में कर रही है, सिर्फ आप कर रहे हो ऐसा नहीं है। और आपने देख लिया कि आपके पहले वालों के साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि या तो आप वही ऑप्शन ले लो, रोज जुआ खेलते रहो, स्ट्रेस में रहो, या आप मेरा वाला ऑप्शन ले लो, कम से कम 45-50 में तो अमीर हो जाओगे। 45-50 में कोई सेविंग ना होने से अच्छा है 45-50 में करोड़पति रहना। सही है, तो बिल्कुल सही तब बात। करोड़पति हो। आज कौन सा आप बन रहे हो? आज तो आप बनने वाले नहीं हो उस तरीके से जिस तरीके से आप कर रहे हो। तो मेरे तरीके पे ही आ जाओ, 20 साल बाद करोड़पति बन जाना। आपके बच्चों को स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, उनके पास एक अच्छा लेवल होगा जहां से वो शुरू कर सकेंगे। तो इसमें क्या बुरा है? और आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो ना। 45 तक तो आज खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, कौन से बूढ़े होते हैं? तो ये तो आपकी प्रॉब्लम। आप 45-50 में फिट रहो, अगले 20 साल एंजॉय करो। बहुत सारे लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर है बट उनको शेयर मार्केट बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे अगर टाइम लगाया जाए, मेहनत लगाई जाए तो एक जेन्युइन कुछ बन सकता है, पैसा बन सकता है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में कि अगर किसी को ट्रेडिंग बेसिक से शुरू करनी है तो वो कैसे शुरू कर सकता है, स्टेप 1 क्या होना चाहिए और आगे वो अपनी जर्नी कैसे आगे बढ़ा सकता है। मैं थोड़ा गलत इंसान आ गया हूं इस चीज के लिए। ये मतलब मैं तो कह दूंगा मत करो, मुझे ट्रेडिंग आती नहीं है, मैं बिल्कुल ही नहीं। आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और इसके अगेंस्ट है। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है एक माइनर सेक्शन ऐसा हो जो बहुत एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज या नेचुरल स्किल, आर्ट स्किल कुछ भी कहो, या नॉलेज के कारण बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, कमाता हो। लेकिन मेरे 2 लॉजिक है यहाँ पे कि एक, अगर पैटर्न्स देख के, चार्ट देख के, इंट्राडे देख के, कुछ भी इस तरीके से साइंटिफिक स्टडी अगर इस तरह की प्राइस मूवमेंट्स की देख के पैसा कमाया जा सकता, तो पहला मेरा वो मानना है जो मैंने पहले कहा कि फिर ये जो दुनिया के स्मार्टेस्ट ब्रेन्स है, दुनिया के बिगेस्ट बिजनेसमैन, ये 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछाते, ये दुनिया के बेस्ट चार्ट रीडर को उठाते, बेस्ट सॉफ्टवेयर खरीदते या खुद बनाते और पैसे पे पैसा बनाते। दैट्स वन। सेकंड, इसका एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि उनको नहीं करना, उनका पैशन दूसरा है। हर किसी को एक ही काम नहीं करना, इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस होता है। तो इसके लिए जो ये सेकंड पार्ट है कि चलो उनको नहीं करना, तो जो सेकंड पार्ट है कि यार ट्रेडर जेन्युइन कम्युनिटी है, जो ट्रेडर है वही कमा सकता है। इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो मान लिया कि एक एक्चुअल साइंस है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर पैटर्न रिकॉग्निशन करके प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाया जा सकता है, तब तो और आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पैटर्न रिकॉग्निशन की बात आती है वहां तो एआई और मशीन ही आपसे आगे हो। तो जब तक आप कुछ आइडेंटिफाई करोगे, वो जो बैठा है स्मार्ट मनी, जो बहुत बड़ी मशीन सुपर कंप्यूटर्स लेके बैठा है, वो उसने आपसे बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया। और जो आइडेंटिफाई नहीं किया, वहां आपको डाउट करना चाहिए कि ये उनका फेंका हुआ है, ये जो उन्होंने फायदा नहीं उठाया इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का। ये बेसिकली क्या है? चार्ट्स, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश है। तो अगर कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है ब्लाइंड जिसमें बहुत पैसा बनने वाला है, आई विल डाउट कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? इतना स्मार्ट मनी बैठा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में पंप हो रहे हैं, ये रह कैसे गया उनसे? अगर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो रह कैसे गया? तो और उसके बाद एक तीसरा कैटेगरी भी हो सकता है, जैसे हमारी कंपनी में एक था, वी हायर्ड हिम एंड ही वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। वो सच में आम इंसान से ऊपर था। जैसे कई हम आईआईटीएंस की स्टोरी सुनते हैं, हम मैथमेटिशियंस की स्टोरी सुनते हैं, कुछ वो एक्सेप्शनल लोग, या तो आप बिल्कुल ही उतने एक्सेप्शनल हो ऑन डेटा एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, या फिर मैथमेटिक्स, समथिंग लाइक दैट, वो एक एक्सेप्शनल कैटेगरी हो सकती है। लेकिन फॉर 99% ऑफ द पीपल, फॉर यू एंड आई एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग इट, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए, क्योंकि यहाँ हमको डिसएडवांटेज है। यहाँ स्मार्ट मनी जो पर सेकेंड, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स की प्रोसेसिंग पावर है, उनको एडवांटेज हमसे ज्यादा है। हमें एडवांटेज कहाँ है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। क्यों हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एडवांटेज है? क्योंकि हम पे इन्वेस्टर्स का प्रेशर नहीं है। स्मार्ट मनी, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, हेज फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी हो जो मार्केट में पैसा डालता है, बैंक्स हो, उन सबको जवाब देना होता है उनके डिपॉजिटर्स या उनके इन्वेस्टर्स को। क्यों? सही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ट्रेडिंग जो है ज्यादातर मैनिपुलेटेड है और ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। तो आज की डेट में प्रांजल भाई आप मुझे बताइए, मेरे पास एक मैसेज आया, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता, मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। एक तो मेरा रीजन ये है कि मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं है। मुझे 9:15 बजे 9 बजे जब मार्केट खुलता है, मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपना आराम से जो मेरा काम है पहले उस पर ध्यान देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा मैं अपने काम में इन्वेस्ट करके रिटर्न ला सकता हूँ, वो मैं किसी दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करके उतना रिटर्न नहीं आ सकता मुझे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मेरा लॉन्ग टर्म का रहता है, मेरा पीस ऑफ माइंड सही रहता है। लेकिन एक बार ना मुझे मैसेज आया एक कंपनी की तरफ से, और उन्होंने मुझे बताया कि वो सेबी रजिस्टर्ड है और वो मुझे 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होगा तो वो मुझे कॉल्स देंगे, आप इस कंपनी के बाय कर लेना, वो डेली प्रॉफिट करा के देंगे। ये कंपनीज क्या होती है और ऐसी कंपनीज रजिस्टर कैसे हो जाती है सेबी से? वो कंपनीज होती नहीं है मोस्ट केसेस में, तो मैं ये कहूंगा। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हमारे साथ ये कई बार फ्रॉड होता है कि कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम में चला रहा है कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं और नंबर हमारा यूज कर रहा है।
अब ये तो इन्वेस्टर को जाके चेक करना है ना कि उस कंपनी के आगे यही सीरियल नंबर है कि नाम किसी और का, सीरियल नंबर किसी और का चल रहा है, या किसी ने किसको रोका है कि कोई भी कल को किसी को फोन करे या टेलीग्राम ग्रुप बना दे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दे और कह दे कि हम ही दे रहे हैं। ये ऑथेंटिसिटी लोग वेरीफाई नहीं करते। पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल दिया, किसी भी क्यूआर में कर दिया, जो कंपनी की वेबसाइट में बैंक अकाउंट है वहां नहीं किया। और देखिए सारी चीजें इस पे आपको ये सोचना है कि सेबी का लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी एडवाइस दे सकते हो। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड है फिनोलॉजी, लेकिन रेगुलेशन ये कहती है कि हमें हमेशा एक रिसर्च रिपोर्ट देनी है। जब भी हम कोई स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो उसके साथ एक रिसर्च रिपोर्ट होनी है। तो मैं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये नहीं कर सकता कि बाय एट दिस प्राइस, सेल एट दिस प्राइस, नहीं। मुझे उसका पूरा जस्टिफिकेशन इन रिपोर्ट फॉर्म देना है, मुझे डिस्क्लोजर देने हैं, डिस्क्लेमर्स देने हैं, किसने रिपोर्ट बनाई है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल्स देनी है, उसने स्टॉक में कितना पैसा लगाया ये डिटेल देनी है। तो मुझे उसके साथ बहुत सारी डिटेल्स देनी है। तो आप लाइसेंस्ड हो या नहीं हो, अगर आप टेलीग्राम में बाय सेल दे रहे हो तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको मान लेना है कि ये कंपनी स्कैम है। कोई भी रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टेलीग्राम या व्हाट्सएप में बाय सेल नहीं देगी। एग्जैक्टली तो लोग इस चीज का ध्यान रखें। मैं तो ये कहूंगा जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी आप मुझे बताएं, जैसे मान लो एक बंदा है, उसने बिगिनिंग शुरुआत की है, तो उसने कहीं से देखा कि म्यूचुअल फंड सेफ है बाकी अगर आप देखें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि वहां पे आपके स्मार्ट लोग बैठे हैं जो सारी चीजें देख रहे हैं। तो उसको क्या कोई रिसर्च नहीं करनी चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड? मैं पहले बात करता हूँ, बाद में स्टॉक्स पे आता हूँ मैं। तो अगर कोई बिगिनर बंदा म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहा है, तो क्या क्या 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो उसको उस फंड में देखनी चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट? हाँ, उसको ये बात पता है कि उसका पैसा मैनेज करने वाले मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए अपने हिसाब से? कुछ ऐसी चीजें। इसको भी बहुत सिंपल रखना चाहिए। जैसे एक तो आपको एक ब्रॉड इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए जिसमें 50 या 100 स्टॉक्स वाला इंडेक्स हो। तो वो निफ्टी हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, इस तरह के एक ब्रॉड इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए। और दूसरा एक उसे जो कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम है कि वो जैसी चाहे वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करे। कई बार क्या होता है, हम मिड कैप फंड ले लेते हैं। अब मिड कैप फंड में टोटल यूनिवर्स 150 कंपनियों का है। एक फंड में ऑन एन एवरेज 40-50 स्टॉक्स होते हैं, यानी मुझे 150 में से 40-50 स्टॉक्स लेने हैं, तो मेरे पास चूज करने की ऑप्शन बहुत कम हो जाता है। लार्ज कैप फंड बास्केट ही 100 स्टॉक्स का है, 100 में से मुझे 40 कंपनियां लेनी है, 100 में से 20 लेने लायक ही नहीं है, यानी सारे फंड 50 लार्ज कैप फंड सब के सब उन्हीं 80 कंपनियों में से किसी 50 को खरीद रहा है। तो सबने एक जैसी कंपनियां ली हुई है, तो जब यही लेना है तो मैं इंडेक्स फंड ले लूं। तो एक्टिव फंड जहां मैं फीस ज्यादा पे कर रहा हूं वो मुझे फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए। अब कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए? आप तरह तरह की चीजें देखोगे। पहला आप देखोगे कि चर्निंग कितनी है, टर्नओवर कितना है इस फंड में। ऐसा तो नहीं है ये हर साल जहां हवा चली वो शेयर ले लिया और पिछले सारे बेच दिए। तो एक 20% के नीचे नीचे का टर्नओवर होना चाहिए। साल भर में ये फंड अपने सारे स्टॉक्स में से 20% ही बेचता है, यानी हर 5 साल में रफली इसकी पोर्टफोलियो रोटेट होती है। 5 साल मेरे हिसाब से मिनिमम लॉन्ग टर्म होता है। तो पहला ये देखिए। दूसरा फंड मैनेजर की हिस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप क्रिकेट टीम देखते हो, फुटबॉल टीम देखते हो, तो कोच कौन है, मैनेजर कौन है, कैप्टन कौन है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वही आपके फंड का मैनेजर कौन है जरूरी है। तीसरा उसके एक्सपेंस रेशियो दूसरे फंड्स के मुकाबले कितने हैं। आजकल डायरेक्ट फंड 0.5% या उसके आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा आप उसका परफॉर्मेंस देखोगे। परफॉर्मेंस आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखोगे, आप रोलिंग रिटर्न्स देखोगे, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे समय देख रहे हो कि वो फंड चालू ही मान लीजिए अप्रैल 2020 में हुआ और आज आप 4 साल का रिटर्न देख रहे हो, तो वो फंड तो दुनिया का सबसे अच्छा फंड दिखेगा, उसकी चालू होने की टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई थी। लेकिन आपको ये देखना है कि कोई फंड ऐसा हो जिसकी मिनिमम 10 साल की हिस्ट्री हो, उसने साइकिल्स देखे हुए हो। एनएफओ तो लेना ही नहीं है, एनएफओ में कमीशन ज्यादा है, इसलिए हर कोई एनएफओ करता रहता है। अच्छा, तो एनएफओ तो लेना ही नहीं। एक फंड को खुद को प्रूव करने दीजिए 10 साल कि वो कैसा है, उसके बाद उसमें पैसा डालिए। और रोलिंग रिटर्न आप ये भी चेक करिए कि नहीं आज नहीं, मेरे को तो देखना है कि वो फंड ने 2018 से 23, जब बेसिकली मार्केट फ्लैट था, बहुत 2018 से 23 बोल रहा हूं, 2016 से 21 जब मार्केट बेसिकली वहीं का वहीं था, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तब उस फंड ने कैसा किया, तब बाकी फंड्स ने कैसा किया। तो डिफिकल्ट टाइम पीरियड्स में कोई फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये देखना बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक और तरीका जो मैं लेता हूं वो ये कि फंड जो बोल रहा है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी फंड के आगे नाम लिखा हुआ है वैल्यू फंड, XYZ वैल्यू फंड। अब अगर आप बोल रहे हो वैल्यू फंड, तो मैं फिर जाके देखूंगा कि आपका पी रेशो, पेग रेशो, पीबी रेशो कितना है। कोई फंड होता है जो बोलता है ग्रोथ फंड और लेके बैठा हुआ है PSU, तो जो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें गड़बड़ है। तो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कहता है, आपका फंड का लिटरेचर क्या कहता है, और आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन मैं ये भी चेक करना मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया बात कही। और जो लोग देख रहे हैं इन सारी चीजों पर
प्लीज गौर करें, क्योंकि आपका पैसा है, बड़ा मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है। तो ये तो म्यूचुअल फंड की बात हो गई। और बात करते हैं स्टॉक्स की। अगर किसी को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसको उस कंपनी में देखनी चाहिए जिसके वो स्टॉक बाय कर रहा है? कुछ जो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बहुत बेसिक है कि अगर आप डॉक्टर हो तो इंजीनियर बनने की कोशिश मत करो, अगर आप इंजीनियर हो तो डॉक्टर बनने की कोशिश। रियल लाइफ में आप जो हो, उस रियल लाइफ के एडवांटेज को आप, अगर मैं जिंदगी भर मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की, मैंने 5 साल इंजीनियरिंग का जॉब किया, तो कल को मैं डॉक्टर बनने की नहीं सोचूं। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं सोचता हूं कि मैं डॉक्टर भी हूं, मैं आईटी इंजीनियर भी हूं, मैं सिविल इंजीनियर भी हूं, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूं, मैं एक्टर भी हूं। तो जब हम लाइफ में सब कुछ नहीं करते तो स्टॉक मार्केट में भी हमको सब कुछ नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में ना एक प्रॉब्लम ये है जिसका बहुत लॉस होता है कि हमारे में ना रियल लाइफ वाली मैच्योरिटी नहीं है। जैसे अगर विराट कोहली क्रिकेट खेल के पैसा कमा रहा है और मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे विराट कोहली से जलन नहीं होगी। मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे अरिजीत सिंह से जलन नहीं होगी, वो जो कर रहा है करे। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई कैसे भी पैसा कमा ले, मुझे जलन होती है और मैं वही करता हूं। अच्छा, उसने क्रिप्टो से कमाया, मैं भी करूंगा। उसने इंट्राडे, मैं भी करूंगा। उसने म्यूचुअल फंड, मैं भी करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लाइफ में हर प्रोफेशन में अच्छे नहीं हो सकते, हम स्टॉक मार्केट में भी हर डोमेन में अच्छे नहीं हो सकते। तो सबसे पहला चीज तो ये है, अगर आप डॉक्टर हो तो भाई मेरे, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स आपसे ज्यादा कोई सीए, कोई एनालिस्ट जान ही नहीं सकते। कौन से डायग्नोस्टिक को कितना कमीशन मिलता है, उसका क्या एडवांटेज है, ये आप जानते हो। कौन सी दवा कंपनी का एमआर आपके पास आके अच्छे से आपको हॉलिडे देता है और आपसे अपनी दवाइयां लिखवा लेता है, ये आप जानते हो। ये कोई सीए, कोई एनालिस्ट, कोई टीवी न्यूज एंकर कोई नहीं जान सकता। तो आप उस अपने एडवांटेज को यूज करो ना, आप उन कंपनियों में पैसा कमाओ ना। लेकिन होता क्या है, एक डॉक्टर कभी भी फार्मा कंपनी में पैसे नहीं लगाता। एक आईटी इंजीनियर जाके बैंक खरीद लेता है। एक बैंकर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत ज्यादा समझ है, जो बैंक के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकता है, वो जाके कोई चांद मंगल पे जाने वाली कंपनी खरीद लेता है। तो हम यहां फंस जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक लेजिटिमेट रीजन भी है, लोगों की गलती नहीं है। क्या होता है, हम जब जॉब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हम बड़ी उम्मीदों से ज्वाइन करते हैं। मैं ना टीसीएस जा रहा हूं, मैं इन्फोसिस जा रहा हूं, मैं केपीएमजी जा रहा हूं, हमें ये बहुत महान कंपनियां लगती है। फिर हम उस इंडस्ट्री में घुसते हैं, हमें उस इंडस्ट्री की गड़बड़ी दिखाई देती है, हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दिन भर हम हमारी कंपनी का नाम सुनते हैं, हमें लगता है अब हमको बस इससे दूर भागना है। मैं जब अपना जीरोधा खोलूं तो भी मेरे को इन्फोसिस नहीं दिखना चाहिए, मैं परेशान हूं। तो हम भागने लगते हैं उससे। और दूसरा क्या होता है, हमें ना उस इंडस्ट्री की जहां हम काम कर रहे हैं वहां की सारी गंदगी पता चल जाती है। तो हमारे थोड़े जो हमने हीरो बनाया हुआ था वो टूट जाता है, और हमें क्या लगता है, ये इंडस्ट्री तो बहुत गंदी है, वो इंडस्ट्री अच्छी है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी उतनी ही गंदी है, उसमें हम घुसे नहीं है तो हमको पता नहीं है। तो ये एक तरह का बायस आ जाता है कि मैं अपनी जॉब एनवायरनमेंट, अपने जहां से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं मार्केट में उससे भागना चाहता हूं। लेकिन ये नहीं करना, हमें वहीं रहना है, क्योंकि वही हमारा एडवांटेज है। तो जो ये मैंने बताया, ये तो स्टेप 1 है। और ये स्टेप 1 इसलिए नहीं है कि बस यही करना है, ये स्टेप 1 इसलिए कि इसके बाहर कभी नहीं निकलना। आप चाहे फाइनेंशियल एक्सपर्ट कितने ही हो जाए, आप कितने ही फॉरेंसिक ऑडिटर बन जाए, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी स्कैम निकाल सकें, तो अपनी इंडस्ट्री में स्कैम निकालिए ना, अपनी इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाना है, इज व्हाट आई एम सेइंग। और हमारे पास सबसे पहला ना इसमें सवाल ये आता है, जब मैं कहता हूं कि अपनी इंडस्ट्री में रहो, तो कहते हैं इससे तो 80% 90% स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है। वो भी एक बात है। हाँ, उस पे क्या कहना चाहूंगा। 5000 कंपनियां हैं, इस पे मैं ये कहूंगा कि आपको अगर अमीर बनना है ना, तो आपको जिंदगी में 2 4 5 कंपनियां ही अमीर बनाने वाली हैं, जो 10 गुना 100 गुना होने वाली है। तो प्रॉब्लम कंपनियां ढूंढने का कभी नहीं है। मार्केट में 5000 कंपनियां हैं। हर इन्वेस्टर की प्रॉब्लम यही है कि 5000 में से वो 15 कंपनियां कैसे ढूंढे। तो बल्कि स्टेप 1 से मैं आपकी मदद कर रहा हूं 4800 कंपनियां हटाने में। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपको सारी जिंदगी इन 200 कंपनियों में ही रहना है और इन्हीं में 10 कंपनियां ढूंढना है। अब आपको रेत के पहाड़ में सुई नहीं ढूंढना है। मैंने आपके लिए पहाड़ 90% छोटा कर दिया, तो अब तो सुई ढूंढना आसान हो गया। लेकिन हमारे दिमाग में ये बहुत आ जाता है कि अरे ऐसे तो मैं 4800 कंपनियां नहीं लेने वाला। एक इन्वेस्टर ने जिंदगी भर में वैसे भी 200 कंपनियां ही लेनी है, उससे ज्यादा कंपनियों में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस हमारे माइंड में ये ऐसा हो जाता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई गड़बड़ हुई नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसको जिसकी नॉलेज है वो उससे रिलेटेड शेयर खरीदे। शेयर मार्केट में जो कंपनीज आज की डेट में अपने शेयर ऑफर कर रही है, कई ऐसी चीजें लोगों ने देखी है जहां मैनिपुलेशंस भी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ जो उनका डेटा है, या तो उससे रिलेटेड आप क्या बात करना चाहेंगे? जो बात आई आपने कही कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड और ये हो जाते हैं, इसके मैं 2 आंसर दूंगा। पहला, अगर कोई भी दुनिया में ऐसा होता जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सब कुछ समझ लेता, तो हमको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो हम ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन असिमेट्री। देखो, दुनिया में आप एक ही बिजनेस के बारे में ज्यादातर मार्केट से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा जान सकते हो, वो है खुद के बिजनेस के बारे में। दूसरे के बिजनेस के बारे में तो एज एन इन्वेस्टर आप कई चीजें जानोगे ही नहीं। तो मुझे तो पता है कि जो कंपनियां मैंने ली हुई हैं,
अगर उनकी सारी सच्चाई मुझे पता होती तो उनमें से आधी से ज्यादा कंपनियों को मैं रखता ही नहीं। और ये बात मेरी कंपनी के बारे में भी सच है। अगर किसी को मेरी कंपनी के बारे में भी सब कुछ पता है तो कई कस्टमर्स, कई इन्वेस्टर्स तो है नहीं, लेकिन अगर होते तो वो चले जाए। दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। जैसे लाइफ में है ना, मेरे को किसी इंसान की मैं पूरी जिंदगी जब से वो पैदा हुआ से लेके आज तक मैं पूरी एक वीडियो टेप में रिकॉर्ड करके रिवाइंड करके उसको देख सकता, तो मुझे वो इंसान पसंद ही नहीं आता। कुछ कमियां तो रहेंगी, तो रहेंगी। तो इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो मैं कंपनियां लूंगा उसमें से 50% चॉइस मेरी खराब होगी। तो आपका मैक्सिमम प्रोटेक्शन जब आप अपनी इंडस्ट्री में हो, एक तो देखो, जब आप अपनी इंडस्ट्री में हो ना, तो मोस्ट केसेस में तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं है बहुत खराब कंपनियों को हटाने में। आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर में 20 बैंक है, कौन से 5 बैंक खराब कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं। और दूसरा, आपने एक कंपनी ली नहीं है, आपने 10 कंपनियां ली है, तो 4 खराब भी हो गई तो मार्केट में अच्छी बात, बैलेंस आउट करने के लिए और आप 10 कंपनियों में 100 रुपए लगाओ। अच्छी बात यह है कि आप एक कंपनी डूब गई तो मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है 100 रुपए, आपने 100 रुपए लगाए थे, लेकिन मैक्सिमम गेन हो सकता है इन्फिनिटी। वो 100 रुपए का शेयर 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 100 गुना 1000 गुना होती है। तो आपको चाहिए सक्सेस कितनी, 10 में से 2 ही बड़े सक्सेस चाहिए आप। और वो इन 2 चीजों से अपने आप हो जाता है अगर आप अपनी इंडस्ट्री में हो और आप डाइवर्सिफाइड हो। तीसरा बहुत बेसिक चेक जो कोई भी कर सकता है, करना चाहिए, वो ये कि देख लो, एक सिंपल सी चीज ये है कि 99% केसेस में लोग बैंकरप्ट होते हैं कर्जे के कारण। बिना कर्जे के कोई बैंकरप्ट कैसे होगा? सही है। जिसपे कर्जा ही नहीं है वो बैंकरप्ट नहीं हो सकता। तो अपने आप को अगर आपको बचाना है, वो कंपनियां ले लीजिए जिन पे कर्जा नहीं है। ऐसी बहुत कंपनियां जिन पे ना के बराबर कर्जा है या कर्जा है ही नहीं। मुझे एटलीस्ट मैंने एक रिस्क हमेशा के लिए हटा दिया फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर कि ये कंपनी कम से कम बैंकरप्ट नहीं होगी। देखो, शेयर प्राइस कहां जाना है वो तो ना अच्छी कंपनियों का आपके हाथ में, ना बुरी कंपनियों का आपके हाथ में, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? आप वो कंपनियां ले लो जो डूब नहीं सकती। मोस्ट केसेस में, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में डूब नहीं सकती। तो आपने वो रिस्क बचा लिया। दूसरा, आप प्रमोटर का बैकग्राउंड देख लो। लाइफ में हमेशा हम किसी से जुड़ने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट है जहां हम जिस आदमी को पैसा दे रहे हैं उस आदमी का नाम ही नहीं पता होता हमको। हमारे लिए तो बस वो ब्रांड होता है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में किसी का रोहित फास्ट फूड है या कुछ भी ऐसा है, तो मेरे को उस इंसान से जाके मैं बात करता हूं, उससे मिलता हूं, उसको जानता हूं। स्टॉक मार्केट में हमने पेज इंडस्ट्रीज में पैसा लगा दिया, ओनर कौन है पता ही नहीं, बैकग्राउंड पता ही नहीं। तो जिस इंसान को आप पैसा दे रहे हो उसको गूगल करके देख लो जरा सा। बहुत हम सब जीते हैं, दुनिया देखते हैं, पर्सनैलिटी से भी बहुत कुछ हमको समझ में आ जाता है। तो किसने फाउंड की थी, आजकल चला कौन रहा है, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लो, लीगल इनकम टैक्स हिस्ट्री थोड़ी सी देख लो, काफी आइडिया उससे भी हो जाता है। तो ये बेसिक चेक्स हैं, मोस्ट प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और ये लोगों को करनी चाहिए। मतलब आप वैसे किसी का अगर 500 रुपए या 50 रुपए भी खो जाता है वो 10 जगह देख लेता है नीचे मुड़ के। लेकिन अगर आप 50,000 लाख 10 लाख इतने पैसे लगाने से पहले भी लोग कुछ नहीं देखते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज इसको फॉलो जरूर करें। तो प्रांजल भाई, आपको इन्वेस्टमेंट या इस फील्ड में आए हुए कितने समय हो गया? 8 साल से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से। आप कब से कर रहे हैं? देखो, जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी, मुझे एग्जैक्ट साल तो नहीं याद, शायद 2012 या 13 था जब शुरू की थी। लेकिन पैसे ज्यादा नहीं थे, 20,000 रुपए से शुरू की थी। 4-5 साल तो मैं सीख रहा था। मतलब मैं जो पैसे मिल जाए पापा से, जो थोड़े बहुत कमा लिया इधर उधर से, ऐसा। सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू हुई 2017 से। अच्छा। तो YouTube चैनल नहीं बनाया था आपने उस समय 2017 में? चलना शुरू 2018 में हुआ मेरा YouTube चैनल, पर बना लिया था 2017 में। तो उसको बनाने के चक्कर में इतनी पढ़ाई की मैंने, और 1 साल मैं फाइनेंस की पढ़ाई भी कर रहा था। 2016-17 में मेरी बहुत पढ़ाई हुई मार्केट को लेकर। मतलब मैं दिन रात स्टॉक मार्केट पढ़ता था। तो कैसे, क्या पढ़ते थे उस समय? और लोग जो देख रहे हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए? अगर कुछ बुक रेकमेंड करना चाहोगे या कुछ? अच्छी बात यही थी, आज कोई मेरे से पूछता है ना कि कैसे शुरुआत करें, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार देखो, मेरे को बड़ा एडवांटेज था। आज से 10 साल पहले ना कोई इंटरनेट पे जाए और देखे कि इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करनी है, तो मेरे जैसे बहकाने वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, अच्छे लोग थे। पहले आप गूगल करोगे तो आपको नेचुरली वॉरेन बफेट ही मिलेंगे। आज बहुत सारे वॉरेन बफेट आ गए। आज आप हाउ टू इन्वेस्ट कर लो गूगल, और दुनिया वो सारी रैंक्स को लो क्वालिटी फंडेड या सेल्स मार्केटिंग कंपनियों ने कब्जा कर रखा है और कचरा कोर्सेज बेच। तो आई वॉज लकी, मैंने गूगल किया, वॉरेन बफेट मिल गए। और एक बार कोई उनको पढ़ ले तो उनकी वो चरित्र से बहुत प्रभावित हो जाता है। फिर आप ये कोशिश, जैसे 2 इंसानों के बारे में मैंने जिनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा है, शायद वॉरेन बफेट में मैंने हर किताब पढ़ ली है, गांधी जी पे मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं। तो आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है, जब आप जो लगे रहो मुन्ना भाई में होता है कि वो संजय दत्त हफ्तों सिर्फ गांधी जी को पढ़ते हैं तो वो हेलुसिनेट करते रहते हैं। लेकिन उस लेवल का तो नहीं, वो फिल्म है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप एक इंसान को बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो आप ऐसा इमेजिन करने लगते हो कि ये सिचुएशन में वो होते तो क्या करते, आज मेरी जगह वो होते तो क्या करते। तो आप 0.1% कुछ उनके गुण अपने आप ले लेते हो, इतना पढ़। तो मैं यही कहूंगा कि जब आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो उन लोगों से करिए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भारत में भी वैसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं और विदेशों में भी बहुत अवेलेबल है। मुझे पर्सनली
पीटर लिंच, वॉरेन बफेट और गाय स्पियर, ये तीन का करियर बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उनके इन्वेस्टिंग के तरीके से, मैं ही नहीं कहूंगा सबको वही पसंद आएंगे, मुझे इसलिए पसंद आते हैं वो कि मैं मैथ्स और अकाउंटिंग में बहुत ही खराब हूँ, बहुत ही खराब। अच्छा, ठीक है। तो इन तीनों का इन्वेस्टिंग तरीका वो है जिसमें दे डोंट रिलाय ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग टू मच। वो इन्वेस्टिंग को आर्ट बना देते हैं रादर देन मैथ्स और कॉमर्स। क्योंकि लोगों का मिथ है कि जिनको अकाउंट्स आता है वही इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी वो समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आपसे ये ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई मुझे बोले, जितना मैं मेंटली कर लूं, लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइमलाइन है, कंपाउंड इंटरेस्ट करके दिखाओ, तो मैं नहीं कर सकता। मेरे को गूगल करना पड़ेगा कोई रेडीमेड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर और मैं उसमें कर पाऊं। मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, जैसे डीसीएफ मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है क्या चीज है और किसका असम्पशन है। तो ठीक है, हमें यह समझना है कि आप जब इन्वेस्टिंग में आ रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज का मतलब क्या है। लेकिन हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है, स्कूल की अकाउंट्स वाली मेमोरी कि मुझे बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, मुझे रेक्टिफिकेशन आना चाहिए, मुझे एकदम से वो आना चाहिए। लेकिन बहुत फर्क है इंटरप्रिटेशन में और एक्चुअली उसको कर पाने में। तो आपको अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन या सीए होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉमन हेड्स हैं, उनका मतलब पता होना चाहिए। किस कंटेक्स्ट में वो कम है तो अच्छा है, किस कंटेक्स्ट में वो कम है तो बुरा है, इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, एंड दैट्स इनफ। आई थिंक जो भी रेशोज मैं देखता हूं मुझे वो निकालने नहीं आते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप मुझे प्राइस और अर्निंग दे दोगे तो मैं पी निकाल लूंगा, उतना मुझे आता है, लेकिन वो अर्निंग्स तक हम कैसे पहुंचे वो अकाउंटिंग मुझे नहीं आता, और वो जानने की जरूरत भी नहीं है उसकी। जरूरत आप क्लिक करके बस इंटरप्रिटेशन कर पाओ तो ये हो सकता है। तो इन तीनों की इन्वेस्टिंग मुझे इसलिए पसंद है कि ये लोग नंबर्स की बात ही नहीं करते, और मेरे हिसाब से भी नंबर्स इज फॉर मी इट्स द लास्ट 10% ऑफ द स्टोरी। जब पूरी कहानी बन जाए, जब मैं मोड से सेटिस्फाइड हूं, मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड हूं, मॉडल से सेटिस्फाइड हूं, जब मेरे दिमाग में पूरी कहानी है, आई यूज नंबर्स टू वेरीफाई कि जो कहानी है वो सच है कि नहीं। तो पहले तो मुझे कहानी सुननी होती है, कहानी समझनी होती है, कौन कितना सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सब मेरे दिमाग में आ गया। उसके बाद मैं नंबर्स पे जा इसलिए रहा हूं कि अगर मेरे दिमाग में कहानी ये है कि इनकी सेल्स बहुत अच्छी है, इनको ये जो माल बनाते हैं वो बिक जाता है, तो फिर मैं नंबर्स में ये देखने जा रहा हूं कि मेरी ये थ्योरी सही है कि नहीं। कैसे कि इन्वेंट्री डेज कितने हैं, कैश साइकिल कितना है। तो अगर मेरे दिमाग में कि यार ये माल अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका माल हाथों हाथ बिक जाता है, तो देखता हूं इन्वेंट्री कितने दिन गोडाउन में पड़ी रहती है, रिटर्न परचेज रिटर्न कितना है। तो मैं नंबर्स पे जा रहा हूं विद अ कॉन्टेक्स्ट। हम कई बार मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को खास करके ऐसा देखता हूं, या जिन्होंने इन्वेस्टिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ लिया है, ना कि एज एन आर्ट, एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ लिया है। वो कैसे जानते हैं, अच्छा इस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इतना है, इसका इतना है, ये बेटर है। अच्छा पी रेशियो इसका इतना है, ये बेटर है। बस रेशियोज कम ज्यादा कंपेयर। लेकिन नंबर्स अपने आप में कुछ बता नहीं रहे जब तक आपको कहानी नहीं पता। कोई बिजनेस एसेट लाइट हो सकता है, कोई एसेट हैवी हो सकता है, दोनों अपने आप में कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है, दोनों चीजों के उस इंडस्ट्री में क्या एडवांटेज है। तो कोई भी नंबर विल ओनली मेक सेंस व्हेन यू हैव अ स्टोरी टू पुट इट इनटू। तो इसलिए स्टोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग आजकल इतने स्क्रीनर आ गए, हमारा खुद का टिकर है कि क्या हो गया, लोगों को आदत हो गई है नंबर से ही शुरुआत करने की। लेकिन हम बाकी चीजें ऐसे शुरू नहीं करते। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, पहले हम क्वालिटी देखते हैं और फिर हम देखते हैं प्राइस जस्टिफाइड है कि। सही है। मतलब मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको। मान लीजिए XYZ कंपनी है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या देखेंगे? एक तो उसके पास इन्वेंट्री कितनी है, उसके पास कैश कितना है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, क्या क्या कुछ चीजें बताइए। जैसे आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप क्या देखेंगे उस कंपनी में? बहुत ही अच्छा और डायनामिक सवाल है ये। मैं आपको बताऊं, हर कंपनी का प्रोसेस पूरा अलग होता है, और वो प्रोसेस कैसे शुरू होता है कि वो आइडिया मुझ तक आया क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं कंपनियां ढूंढने कभी नहीं निकलता। अभी बहुत साल हो गए कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ कोई कंपनी। अभी पिछले साल मुझे एक कंपनी मैंने डीपली एनालाइज की थी, वो थी ड्रीम फोक्स। तो ड्रीम फोक्स का काम ये है कि वो एयरपोर्ट लाउंज में जो लाउंज एक्सेस होता है, वहां पे जो 1-2 रुपए का स्वाइप करके आपको देते हैं, तो वो ड्रीम फोक्स करता है। वहां जो स्वाइप हो रहा है वो ड्रीम फोक्स के लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं उस कंपनी तक गया नहीं, वो कंपनी ऐसे आ गई मेरे पास कि मैं ट्रैवल करता रहता हूं, तो जब भी मैं लाउंज जाऊं ड्रीम फोक्स का लोगो दिख जाए या बिल में ड्रीम फोक्स दिख जाए, तो मैंने ढूंढा कि ये क्या है। तो पता चला कि वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि भाई कितनी सारी एनबीएफसी हैं, 50 बैंक हैं, सब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, और बहुत सारे लाउंज भी हैं, हर एयरपोर्ट में 2-2, 3-3 लाउंज हैं, मल्टीपल हैं। अब कोई बैंक ने बोला कि इस कार्ड के साथ हर क्वार्टर एक बार आप लाउंज जा सकते, और मैंने दिल्ली के लाउंज में मैं चला गया। तो अब
मुंबई के लाउंज, और वहां से 2 घंटे बाद मैं मुंबई में लैंड कर गया और मेरे को फिर से लाउंज में जाना है अगले दिन। तो मुंबई के लाउंज को ये कौन बताएगा कि इसने ये यूज कर लिया है? बार बार बैंक वो कार्ड वाले को या लाउंज वाले को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को क्या पड़ी है, 50 लाउंज है, वो कितनों से कोऑर्डिनेट करेगा। तो ड्रीम फोक्स एक बीच में आके बैठ गया जो बोलता है सारे बैंक्स को कि आपका लाउंज प्रोग्राम हम मैनेज करेंगे और सारे लाउंज ओनर्स को आपका लाउंज प्रोग्राम हम मैनेज करेंगे। अब ठीक है, कोई बैंक को कोई लाउंज ओनर से इंडिपेंडेंटली कांटेक्ट नहीं करना है। ड्रीम फोक्स के डेटाबेस में हर कार्ड में कितनी बार एक्सेस हो गया, कितना बचा है, ये है सिंपल सा बिजनेस है। ठीक है। अब इसमें ये गेम क्या है कि सिंपल है कि क्या मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इंडिया में एयर ट्रैफिक बढ़ेगा? कोई भी कॉमन मैन बोलेगा हाँ बढ़ेगा, अगले 20 सालों तक इंडिया में एयर ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। हम क्या अगर एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या लाउंज में भी ट्रैफिक बढ़ेगा? मोस्ट केसेस में बढ़ना चाहिए, प्राइसेस बहुत बढ़ जाए या कुछ हो जाए, मोस्ट केसेस में बढ़ना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी। अब जब ये कहानी है मेरे दिमाग में, इतनी सी कहानी है, तो मेरे को इसको डेटा से बैक करना है। मैं इसको डेटा से बैक कैसे करूंगा कि सिर्फ मेरी ये सोच है या सच में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो कितने सालों से बढ़ रहा है? तो मैं गूगल में जाके चेक कर लूंगा, मैं देख लूंगा ड्रीम फोक्स का मार्केट शेयर क्या है, पहले कितना था, आगे क्या है, क्या वो केसेस हैं जिसमें इनको कंपटीशन आ सकता है, क्या वो थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ड्रीम फोक्स जैसी कोई और कंपनी भी आ सकती है आने को। तो फिर मैं ये सोचता हूं कि आज तक क्यों नहीं आई, तो समझ में आता है कि आने को तो आ सकती है, लेकिन बैंक और लाउंज ओनर बोलेंगे हमारा तो उनसे टाइप है, हमारा तो चल रहा है, हम नए के साथ टाइप क्यों करें, क्यों अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं, दो से हम टाइप क्यों करें, हमारा चल रहा है। तो इसलिए एंट्री बैरियर बहुत हाई हो गया। मैं ड्रीम फोक्स के नजरिए से देखूं तो उनके लिए कितना अच्छा है कि एंट्री बैरियर हाई है। उनके कस्टमर है भी नहीं, उनके कस्टमर तो बैंक के कस्टमर है। तो बैंक मेरा मार्केटिंग एजेंट हो गया, मेरे को मार्केटिंग भी नहीं करनी है, मेरा कंपटीशन भी नहीं है, मैं एसेट लाइट भी बहुत हूं, मेरे को अपना लाउंज भी नहीं लगाना है, लाउंज किसी और का है। तो मेरे को एक काउंटर मशीन दे देता है, मैं 3 मशीन एक बंदा लगा के बैठ जाता हूं और वेरीफाई करता रहता हूं। तो बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है। मतलब करने को कोई इस बिजनेस को शायद 5 करोड़ में शुरू कर सकता है, लेकिन कोई घुस नहीं सकता। तो वेरी नॉन कैपिटल इंटेंसिव, हाई एंट्री बैरियर। ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लोन लेना पड़े, कैपिटल फंसे। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री विद नो कॉम्पिटिशन। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी थी और मोस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होती है। कहानी फिट बैठनी चाहिए, कहानी पूरी होनी चाहिए, गैप्स नहीं होनी चाहिए कहानी में। बढ़िया। मतलब लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि प्रांजल कामरा जी कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है इन्वेस्टमेंट से पहले। हालांकि हर बार इतनी सिंपल कहानी नहीं होती, कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ। नहीं, मतलब लोगों को एक पर्सपेक्टिव समझ आया है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है। इस वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो हमने काफी सारी बातें की और मुझे लगता है कि लोगों को काफी सारी चीजें पता लगी होंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और लोग बहुत सारी चीजें फॉलो भी करेंगे। तो मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक इस फील्ड में नहीं आए हैं, बट 2020 के बाद जब से ये फील्ड बूम होने लगी है, लोगों को लगने लगा है कि बहुत ज्यादा ग्लिटर है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक्चुअल में आना चाहते हैं? मैं उन्हें यही कहूंगा कि इक्विलिब्रियम में रहना बहुत जरूरी है। कई बार मार्केट पे कुछ सालों के लिए बहुत अच्छा समय आता है, बहुत बुरा समय आता है। दोनों ही अवस्थाओं में आपको अपनी समान अवस्था बना के रखना है, ये बहुत जरूरी है। जो पैसा आपके पास है, जो आपने कमा लिया है, वो एक तो आपने तब तक कमाया नहीं है जब तक आप उसको बेच के निकलते नहीं हो, और दूसरा अगर आप बेच के निकल जाते हो तो हो सकता है मार्केट यहाँ से और बढ़ जाए, और तीसरा जो पैसा आपने कमा भी लिया है उससे आपकी जिंदगी कटने वाली नहीं है। जो आपने पिछले 4 सालों में किया है वो आपको 25 साल और करना है। तो छोटे शॉर्ट टर्म सक्सेस से खुश होकर ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आपने जो लिया वो तो सही है, या जो आप छूते हो वो सोना बन जाता है। बुरे समय में सोच नहीं सकते हो मार्केट कितना गिरता भी है। डरा नहीं रहा हूं, ये कह रहा हूं कि ओवर इन्वेस्टेड नहीं रहना है, लेवरेज होकर इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि मैं तो कहूंगा हमेशा आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसका 70% ही इन्वेस्ट करिए, 75% ही करिए, 25-30% लिक्विड रखिए। लिक्विडिटी की वैल्यू इमरजेंसी के समय समझना है। बिल्कुल सही बात है। और मैं अपनी ऑडियंस को ये हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है ना कि अब वो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के, जिनके पास ज्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है, वो ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। आपके पास जब तक एक्टिव इनकम नहीं होगी आप पैसिव भी नहीं बना सकते। लोग एक्टिव इनकम बनाने पे फोकस नहीं करते, नई स्किल सीखने पे फोकस नहीं करते। मैं तो यही कहता हूँ आप एक चीज अच्छे से सीख जाओ, वहां जब पैसा आने लग जाए, पैसा बचने लग जाए, तब स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट आपके लिए। जी बिल्कुल। तो आई होप बहुत सारी लोगों को वैल्यू मिली होगी जो अभी तक देख रहे हैं। मैं वापस से थैंक यू आपको कहना चाहूंगा, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर, प्लेजर सर, थैंक यू सो मच।